दोस्तों, आज फिर से हमारे साथ हैं श्री विशाल शिवरे, ग्लोबल गांधी के वैश्विक संयोजक और राजनीतिक टिप्पणीकार। जैसा कि हमें पता है, विशाल जी एनआरआई हैं, कनाडा में रहते हैं और उनका ये दावा है और धीरे-धीरे हम भी इस दावे से पूरी तरह सहमत होते जा रहे हैं कि चूँकि वो हम लोगों के मुकाबले भारतीय राजनीति और समाज से दूर रहते हैं, इसलिए उनके पास इस वजह से एक भिन्न किस्म की दृष्टि आ जाती है और वो समस्याओं और प्रश्नों के उन समाधानों और उन कारणों की तरफ इशारा कर पाते हैं, उन्हें रेखांकित कर पाते हैं, जो हम लोग, जो इन समस्याओं के बीच में बैठे हुए हैं, हम लोगों को वो नज़दीक होने की वजह से इतनी आसानी के साथ नहीं दिखती। और हम लोगों ने पिछले जो 3 या 4 वीडियो बनाए हैं विशाल जी के साथ में, उसमें मैंने महसूस किया कि वो कुछ ऐसी कुछ ऐसे पहलुओं को रेखांकित कर पाते हैं, जो अन्यथा नहीं बोले जाते और जो बिल्कुल नए हैं। तो अब उनकी इस जिस मुकाम पर वो बैठे हुए हैं, इस परिस्थिति का हम लोग क्यों ना लाभ उठाएँ? इसीलिए अ, आज मैं एक उनसे एक पहला सवाल ये पूछता हूँ कि रुपया डॉलर के मुकाबले तेज़ी के साथ गिर रहा है और वो ₹96 पार कर चुका है। कल ही वो ₹96.35 हो गया था। परसों उसे रिज़र्व बैंक ने ₹96 पार नहीं करने दिया था, लेकिन उसके बाद रिज़र्व बैंक कहाँ तक रोकेगा उसको? रिज़र्व बैंक वैसे भी 2023-24 में बहुत सारे डॉलर खर्च करके, विदेशी मुद्रा खर्च करके रुपए की गिरावट को रोकने की कोशिश कर चुका है। इसके अर्थशास्त्री मानते हैं कि वो एक आर्टिफ़िशियल, एक कृत्रिम किस्म की कोशिश थी, जो नाकाम होने के लिए आवश्यक थी। उसको तो नाकाम होना ही था। आज स्थिति ये है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में ग्लोबल इकोनॉमी का, विकसित देशों के निवेशकों का, वहाँ के उद्योगपतियों का, बड़े-बड़े जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, उन सबका किसी का कोई विश्वास नहीं रहा। जो फॉरेन फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, एफआईआईज़, उनका कोई विश्वास नहीं रहा। एफडीआई जो भारत में आके बॉन्ड खरीदते हैं एफडीआई के लिए, उनका भी कोई विश्वास नहीं रहा। बहरहाल, भारत में डॉलर्स नहीं आ रहे हैं। भारत से डॉलर्स बहुत तेज़ी के साथ बाहर जा रहे हैं। ये एक हकीकत है। दूसरी बात ये है कि भारत जो बाहर रह रहे हैं, जो डायस्पोरा है, जो एनआरआईज़ हैं भारत के जो हैं? अब आप बताइए वो भारत क्यों लौटेंगे? जिस देश की अर्थव्यवस्था जो उनका मातृ देश है, उसकी अर्थव्यवस्था की जब ये हालत हो कि भारत आने पर तुरंत उनकी आमदनी डॉलर्स, पाउंड या यूरो में होने की बजाय रुपए में होने लगेगी और रुपए में आमदनी होने लगेगी, तो तुरंत वो घाटे में चले जाएँगे। इतने बड़े घाटे में चले जाएँगे, इसकी पूर्ति करना उनके लिए असंभव है। तो अगर मान लीजिए आज के क्षण में कोई नॉन रेज़िडेंट इंडियन वहाँ बैठकर सोचता है कि चलिए स्वदेश चलते हैं, देश की सेवा करते हैं, थोड़ा बहुत घाटा भी हो जाएगा उसको बर्दाश्त कर लेंगे। तो उसकी पत्नी उससे कहेगी कि भाई घाटा थोड़ा बहुत नहीं होगा, घाटा इतना बड़ा होगा कि आप थोड़े ही दिनों में आप अपने इस निर्णय के ऊपर पछताने लगेंगे। क्या ये बड़ा कारण नहीं है कि जो भारत भारत के ही पुत्र हैं, भारतवंशी हैं, जो कि वहाँ अमेरिका में, कनाडा में, ब्रिटेन में, कॉन्टिनेंटल यूरोप में और देश से बाहर रह रहे हैं, वो अपने मातृ देश में लौट नहीं सकते क्योंकि यहाँ की अर्थव्यवस्था का कबाड़ा हो गया है। और ये कबाड़ा ऐसा कबाड़ा है जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो भले ही टीवी पे कलाबाजियां खाते रहें, वो सब निजी बातचीत में सब लोग स्वीकार करते हैं। खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं, प्रधानमंत्री भी इसका ठीकरा जो है वो केवल कोविड के ऊपर और खाड़ी युद्ध के ऊपर फोड़ना चाहते हैं। ठीक है, खाड़ी युद्ध से ये इस कबाड़े को और ट्रिगर पॉइंट मिल गया। सही बात है, क्योंकि एनर्जी सप्लाई का शॉक लगा, मतलब जो है वो ट्रिगर पॉइंट मिल गया। लेकिन मामला गिरावट तो बहुत पहले से बहुत तेजी के साथ जारी थी। तो मैं बिल्कुल। आपसे सामने मेरी अपनी जिज्ञासा ये पेश करना चाहता हूँ कि आखिरकार एक एनआरआई, आप जैसा एक एनआरआई, चाहे कनाडा में हो, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स में हो, चाहे वो यूनाइटेड किंगडम में हो, कहीं भी हो, जो है वो इस वक्त भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में क्या सोच रहा होगा? जी। धन्यवाद अभय जी। अभय जी, एक आधुनिक भारत की एक बहुत ही विख्यात यूनिवर्सिटी है गलगोटिया यूनिवर्सिटी। गलगोटिया गलगोटिया यूनिवर्सिटी की एक अब नेहा आप मैडम देखिए, ने। आप व्यंग में बोलेंगे तो फिर ठीक नहीं होगा। गलगोटिया वाले आपके खिलाफ मुकदमा भी कर सकते हैं और दूसरे भारत सरकार भी नाराज हो सकती है क्योंकि गलगोटिया यूनिवर्सिटी उसको बहुत पसंद है। नहीं, मैं व्यंग में नहीं, मैं तारीफ में उनकी बात बोल रहा हूँ। वो आधुनिक भारत की एक विख्यात यूनिवर्सिटी है गलगोटिया। और उसमें जो नेहा मैडम है, उन्होंने पब्लिकली एक नई चीज हमको सिखाई कि हम्म, आपका 6 मेरा 9 हो सकता है और मेरा 9 आपका 6 हो सकता है। हम्म,
तो मैं भारत के गिरते हुए रुपए को एनआरआई की नजर से बुरा नहीं मानता। ये आपके लिए बुरा हो सकता है एज ए इंडियन। हाँ। हम आपका 6 मेरा 9 है इस वक्त। मैं चाहता हूं कि ये तो रुपया भारतीय के लिए बुरा है, अनिवासी भारतीय के लिए अच्छा है। हाँ, मतलब मैं चाहता हूं कि रुपए जल्दी से जल्दी 100 पहुंचे हम्म। और उसके बाद फिर वो 115 और 125 तक, इस 26 तक पहुंच जाए या ये दिवाली से तो होना पहले ही वो है पहुंच विशाल जाए। जी, ये तो सब लोगों का कहना है कि जिस क्षण उसने 100 का थ्रेशोल्ड यानी 100 की मंजिल उसने पार की, उसके बाद वो और तेजी के साथ गिरेगा। नहीं, अबे जो उसके पीछे रीजन है, हम्म। आज हम जब $1 भेजते हैं तो हमारे घर पे 95 रुपए 96 रुपए पहुंचते हैं। हम्म। जब ये 100 पार कर जाएगा तो 100 रुपए पहुंचने लगेंगे हम्म। और उसके बाद जब 125 या 115 हो जाएगा दिवाली से पहले या नए साल से पहले 2026 में, तो हम वही $1000 जब भेजेंगे तो हमारे घर 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए पहुंचेंगे। तो हमारे घर वाले भी खुश हो जाएंगे। और उसका एक और तारतम्य है, एक और अच्छी बात है जो एनआरआई को बहुत ही ज्यादा समझ सूट करती है। सपोजिंगली डॉलर अचानक अभी 20% गिर जाए तो हम बाहर बैठे बैठे ही 20% अमीर हो जाएंगे। जैसे मेरे पास एक मकान है, वो मान लीजिए 500 $500,000 का है, तो तकरीबन तकरीबन 5 करोड़ रुपए का हुआ। और कल वो अगर वो घट के 100 या 115 हो जाता है तो मैं 7 करोड़ रुपए का मकान वो वैसे ही हो जाएगा। तो ये सबसे तेज तरीका है एक एनआरआई के पैसे वाले बनने का। तो ये तो मैं आपके 6 और हमारे 9 की लड़ाई है अभय जी, मैं इसमें आपके साथ थोड़ा सा नहीं रहूंगा, कोई भी एनआरआई नहीं रह सकता। तो मेरी तो बहुत ही मतलब हमारे तो अच्छी खबर है कि डॉलर नीचे गिर रहा है, रुपया नीचे गिर रहा है, और अब मेरी तो इच्छा है कि जल्दी से जल्दी 100 और उसके बाद 115 और 125 तक पहुंच जाए। पहला तो ये, और बड़े दिनों बाद मोदी जी ने हम एनआरआईओं को बात को इतनी, मुझे ऐसा लगता है भारत सरकार इसके लिए बहुत प्रयास कर रही है अभी। आपके हृदय की पुकार मोदी जी ने सुन ली। हाँ, सारे सारे एनआरआई के, आपके सारे हृदय एनआरआई की पुकार आपने मोदी जी ने सुन ली। सारे एनआरआई के, और इसके लिए भारत सरकार काफी समय से प्रयास भी कर रही है कैसे करके रुपए को और डिवोल्यूट किया जाए जिससे कि जल्दी से जल्दी ये 100 के पार और 125 के पार पहुंच जाए। तो उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद सरकार को। अच्छा, अब दूसरी बात क्वेश्चन पे आते हैं अभय जी कि आखिर एनआरआई क्यों नहीं आना चाहते। तो अभय जी उसके लिए आपको एनआरआई की परिभाषा को समझना पड़ेगा, एनआरआई की डीएनए को समझना पड़ेगा। अभय जी आखिर एनआरआई एक एक इस तरह का पुल है, ना हम पश्चिम के हैं ना पूर्व के हैं, हम एक पुल है जो पश्चिम और पूर्व दोनों को जोड़ता है। और एक पुल का काम खुद को स्थिर बना के रखना है और दोनों सिरों को पश्चिम और पूर्व को जोड़ना है, और चाहे कितना भी पानी तेज हो, कितनी भी आंधी वगैरह आए, और हमको अपने उस ब्रिज को कांस्टेंट चालू रखना है जिससे दोनों तरफ से आदान प्रदान हो सके चीजों का। अभय जी एनआरआई भारत में, दुनिया में सबसे ज्यादा एनआरआई लोग भारत को पैसा वापस भेजते हैं। आज की डेट में वो आंकड़ा करीब करीब $150 बिलियन से ऊपर है। और काफी घरों में हिंदुस्तान में जो दिया बत्ती जलती है वो एनआरआई द्वारा पैसे भेजने से ही जलती है। मिडिल ईस्ट में जाने वाले बहुत मजदूर, यूएस में जाने वाले लोग, कनाडा में जाने वाले लोग हर माह अपने पैसे को भारत में भेजते हैं। और दुनिया के कई देशों में सबसे ज्यादा पैसा जो है वो भारतीय अपने देश को वापस भेजते हैं। सेकंड नंबर पे मेक्सिको और थर्ड नंबर पे चाइना और साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं जो अपने अपने घरों में पैसे भेजती हैं। तो भारतीय लोग जो हम ब्रिज की तरह काम करते हैं, हमारा जो कर्तव्य है, हमारा, अगर आप एनआरआई शब्द को सोचे या अप्रवासी भारतीय शब्द को सोचे तो हमको हमको भारत ने पंख तो दिए, लेकिन हमसे घरौंदा छोड़, हमको घोंसला वापस नहीं देते। हम आज अन्य अन्य देशों में रह रहे हैं, वो हमारी कर्म भूमि है। भारत यानी हमारी आप कह रहे हैं कि आपको पंख तो दिए जिससे आप घोंसले से उड़ गए, लेकिन अब उस घोंसले के दरवाजे यहाँ के बंद हो गए। बिल्कुल, और वो बहुत ही एक इमोशनल और सोचने वाला विषय है जिस पे आपने ध्यान दिलाया है। मैं आपको उसके बारे में भी बताता हूँ। और एक एनआरआई होने के नाते और एक देशवासी होने के नाते और एक चिंतक होने के नाते आपको उस विषय पे ध्यान से गौर करने की जरूरत है, और आपके जरिए आपके श्रोताओं को और दर्शकों को भी उस नजरिए पे ज्ञान करने की जरूरत है। अभय जी, एक एनआरआई
ये एक बच्चा जब बाहर निकलता है, कोई भी छोटे से शहर से बड़े शहर जाता है, तो वो एक प्रॉब्लम को फेस करता है, उसका नाम होता है कल्चरल शॉक। कल्चरल शॉक में हम जब भिंड में रहते थे, भिंड से हम जब भोपाल में आए तो भी हमको कल्चरल शॉक लगा। बड़ी बड़ी रोड है, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बत्तियां, सब देख के हम एकदम अद्भुत हुए। जब हम इंडिया से बाहर गए तो हमको वो बहुत ज्यादा बड़ा कल्चरल शॉक लगा। वो कल्चरल शॉक का इन देशों में बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से इन देशों की सभ्यताओं ने उस कल्चरल शॉक से लोग परेशान ना हो उसके लिए सिस्टम्स बनाए हुए हैं। उससे उसको जूझने के लिए उन्होंने पूरी तरह से एक प्रोसेस है। जैसे आप कोई भी एनआरआई, कोई भी बच्चा स्टूडेंट इंडिया का, वो बाहर किसी कंट्री में जाता है और वो कल्चरल शॉक के कारण कोई गलत हरकत कर देता है या कुछ कर देता है, तो वहां के सोसाइटी के लोग हंसते नहीं है उसके ऊपर। उसको सीखने का, समझने का, उसके संग कोऑपरेटिव व्यवहार रखते हुए टाइम देते हैं। लेकिन अभय जी, जब हम भारत लौटना चाहते हैं तो हमारे ऊपर एक और रिवर्स कल्चरल शॉक आता है। इतने सालों बाहर रहने के बाद जब आप अपनी मातृभूमि की तरफ लौटते हैं तो आपको एक अलग रिवर्स कल्चरल शॉक का सामना करना पड़ता है। और उसके लिए हमारे को ऐसा लगता है बार बार कि देश की समाज ने, हमारे परिवार ने हमारे दरवाजे आने के लिए बंद कर देते हैं। और रिवर्स कल्चरल शॉक क्या होता है मैं आपको वो बताता हूं। एक व्यक्ति है, वो 15, 20, 30 साल बाहर रहा। जब वो घर वापस लौटता है तो सबसे पहला सवाल पूरे परिवार का, पूरे समाज का, पूरे गांव का, क्या लला फेल हो गए? वो फेल होने के कारण घर नहीं लौट रहा है। उसके माँ बाप वहां है, उसके भाई बहन वहां है, उसके बचपन के दोस्त वहां है, वो उसके मित्र वहां है, उसकी बचपन की यादें वहां है। वो इस कारण से वापस लौटना चाहता है। लेकिन रिवर्स कल्चरल शॉक का उसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। वो 20 साल बाहर रहा, उसने नई सभ्यता देखी, उसने नई चीजें देखी, वो उन चीजों को भारत में लेके आना चाहता है या अपने परिवार में लेके आना चाहता है। लोग बोलने लगते हैं आप अंग्रेज क्या, मतलब कह रहे अंग्रेज बन गए। अभय जी, माइग्रेशन पूरी दुनिया में होता है, ये अकेले हिंदुस्तान की प्रॉब्लम नहीं है। अमेरिका में 11% मैक्सिकन माइग्रेंट्स हैं, केवल 3% इंडियन माइग्रेंट है, 3% चाइनीज माइग्रेंट है। हर कंट्री का माइग्रेंट, इमिग्रेंट वापस चला जाता है। चाइना के 80% लोग वापस चले जाते हैं, हिंदुस्तान का केवल 16% आदमी वापस जाता है, मैक्सिको का 70% आदमी वापस जाता है। उसका कारण एक और एक है, हमारे यहाँ रिवर्स कल्चरल शॉक का कोई तरीका नहीं है। हमको भारत ने पंख तो दिए, लेकिन हमको वापस लौटने का हौसला नहीं दिया। वो रौंद देते हैं हमारे समाज के लोग, हमारे घर के लोग, और हमारी सरकारें भी इसके लिए काफी तरह से जिम्मेदार है। इतने तरह के टैक्स, इतने तरह के कॉम्प्लेक्स रूल्स, इनकम टैक्स के, जीएसटी के, शेयर मार्केट के, वो तो भलाओ मनमोहन सिंह जी का जिन्होंने ओसीआई कार्ड निकाला, तो इससे हम बिना वीजा के वापस आ सकें। नहीं तो अपने ही देश में आने के लिए वीजा लगता है। इससे ओसीआई कार्ड से पहले वीजा लगता था। आप बिना वीजा, अगर आपका पासपोर्ट चेंज हो गया तो आपको पास वीजा लेना पड़ेगा। हर बार लाइन में लगो, हर बार आप ब्यूरोक्रेसी के चक्कर खाओ, धक्के खाओ, फिर आपका प्लान चेंज हो जाता है। आज भारत में किसी भारतीय मूल के आदमी को आने के लिए वीजा के लिए सोचना तो नहीं पड़ता, केवल अपने घर में फोन करा, हमारे हैं, वो आ जाता है। अभय जी, जब अगर आपको, और सच में बता रहा हूं मैं आपको, मैं कनाडा में रहता हूं, अमेरिका में रहता हूं, दुबई में मेरा आना जाना है, लोगों से मिलना है। हर भारतीय अपने घर अकेले पैसे नहीं भेजना चाहता, वो खुद भी आना चाहता है। नहीं, पहले ओसीआई कार्ड से पहले पीआईओ कार्ड नहीं होता था? साथ ही साथ आए थे पीआईओ और ओसीआई। अच्छा। वो जो लोग 2-3 जनरेशन हो चुके हैं उनको पीआईओ बोलते हैं। जो अभी इनके पास इसी जनरेशन के अंदर पासपोर्ट चेंज हुआ उनको ओसीआई बोलते हैं। राइट, क्लियर। ओसीआई, पीआईओ लोगों को देने जाने वाला कार्ड को ओसीआई कार्ड बोलते हैं। ठीक। अभय जी, हर भारतीय हिंदुस्तान अकेला पैसा नहीं भेजना चाहता,
उस ब्रिज से, जिस ब्रिज के थ्रू वो बना हुआ है पूर्व पश्चिम के बीच में, वो उससे खुद भी आना चाहता है। उसके लिए पूरे समाज को, पूरे देश को उसके रिवर्स माइग्रेशन से होने वाले साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट को जूझने की व्यवस्था बनानी पड़ेगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। चाइना में 80% बच्चे वापस लौटते हैं। उन लोगों को चाइना में उनको हु गाई बोलते हैं। जो बाहर लोग पढ़ने जाते हैं उनके लिए एक अलग टर्म है हु गाई। हु गाई का मतलब होता है सी टर्टल, समुद्र में रहने वाले कछुए। उन्होंने उनके लिए अलग से पॉलिसी बनाई हुई है, सी टर्टल्स की, इनकम टैक्स की, व्यापार करने के लिए, उनके समाज में सम्मेलन के लिए, उनके बिजनेस कम्युनिटी में सम्मेलन के लिए अलग से पॉलिसीज बनाई हुई हैं, अलग से उनके लिए सिस्टम्स बने हुए हैं। और हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है, सिवाय और सिवाय वो पैसे की नजर से देखते हैं सरकार, समाज और वो परिवार। बिल्कुल, अगर आपको एनआरआई लोगों को वापस बुलाना है, आपको रिवर्स कल्चरल शॉक पे काम करना पड़ेगा और उसके लिए सब लोगों को मिलकर काम करना पड़ेगा, परिवारों को, समाज को और सरकार को। नहीं तो ये रिवर्स कल्चरल शॉक इस लिहाज से एक सामाजिक समस्या है। लोग जो है वो जो लौटते हुए एनआरआई को वो स्वीकार करने को तैयार नहीं है, वो उसके ऊपर छींटाकशी करते हैं और उसके ऊपर व्यंग करते हैं। यानी उसके द्वारा भेजे गए पैसे का भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। लोगों के, उनके परिवारों के जीवन में निर्णायक योगदान है, मैं ये कहूँगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में भी निर्णायक योगदान है। भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है, वो अगर रेमिटेंस ना आए, मतलब जो है, जैसे आजकल खाड़ी युद्ध के कारण बहुत जगहों से रेमिटेंस आना कम हो गया है। यूरोप उससे भी रेमिटेंस आना कम हो गया है, लेकिन वहाँ भी आमदनियाँ कम हो रही हैं, हैं? तो अगर रेमिटेंस आना बिल्कुल बंद हो जाए तो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी यहाँ पे। तो अबे जी, इसके बावजूद भी इस तरह की बातें की जाती हैं, बड़े ताज्जुब की बात है। अबे जी, पिछले 4 संकटों में देश को एनआरआई लोगों ने ही निकाला है। चाहे वो मनमोहन सिंह के टाइम के सोने का संकट हो, चाहे वो उसके बाद नरसिम्हा राव के समय का संकट हो, एनआरआई लोगों ने अपने पैसों को भारत में निवेश करके इस देश को 4 बार बचाया है। ये फैक्ट है, पहला। दूसरा, आपको मैं महात्मा गांधी एनआरआई थे, वो बाहर पढ़े, डबरन में काम किया उन्होंने, साउथ अफ्रीका में। पंडित जवाहरलाल नेहरू एनआरआई थे, अंबेडकर जी एनआरआई थे। एनआरआई होना कोई पाप नहीं है। देश की महान हस्तियां बाहर रही हैं और उन्होंने देश के लिए कंट्रीब्यूशन किया है। एक एक क्षण का, भले ही हम कर्म भूमि में रह रहे हो, लेकिन हमारा मन पूरी तरह से मातृभूमि में रहता है, उसके लिए करते हैं, सोचते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं। हाँ, कुछ मजबूरियां हैं और उस मजबूरी के लिए एनआरआई जिम्मेदार नहीं है। अगर आपको हमारा घोंसला बनवाना है तो आपको घर की नींव ठीक करना पड़ेगी, उसकी व्यवस्था करना पड़ेगी, तभी हम वापस लौटेंगे। नहीं तो कोई एनआरआई वापस लौटेगा। भारत के प्रतिभाशाली लोगों के बारे में कहा जाता है कि वो विदेश चले जाते हैं, जिसको प्रतिभा पलायन कहते हैं, प्रतिभा पलायन कहते हैं। तो वो जो प्रतिभा पलायन वाला मसला है, वो भी एक महत्वपूर्ण मसला है। अबे जी, ओआरएफ ने 2026 फरवरी में लेटेस्ट स्टडी की है, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ओआरएफ। उन्होंने ये स्टडी की है, उन्होंने 11 पॉइंट बताए हैं कि भारतीय आखिर क्यों लौटना नहीं चाहते। सबसे पहले, भारतीय एनआरआई भारत की सरकार को प्रीडेटरी सरकार समझते हैं, प्रीडेटरी सरकार मानते हैं, ठीक है, नोचने वाली। ब्यूरोक्रेटिक टैक्स से वो बहुत परेशान है, क्योंकि वो 15-20 साल बाहर रह चुके हैं इस कल्चर में, जहां पे उन्हें रिश्वत के पैसे हर बात में देना नहीं पड़ते। अच्छा, रिश्वत को आप ब्यूरोक्रेटिक टैक्स कह रहे हैं? अच्छा, हाँ, नहीं, वो आपकी गाड़ी पकड़ ली, 100 रुपए लाओ, 200 रुपए लाओ, रोड पे गड्ढे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए पैसे लाओ, अस्पताल में है नहीं अस्पताल, उसमें एक सबसे बड़ा जो आपने टैलेंट की बात की है, 40% आईआईटी ग्रेजुएट इंडिया से माइग्रेट हो जाता है। उसके बाद 15% ग्रेजुएट 5 साल की नौकरी के बाद माइग्रेट हो जाता है।
भारत अपनी देश का जीडीपी का मात्र 0.67% रिसर्च पे खर्च करता है। चाइना 2.5 to 3% जीडीपी का रिसर्च पे खर्च करता है, जबकि भारत का जीडीपी मात्र 4 ट्रिलियन या 3.5 ट्रिलियन के आसपास है। चाइना का जीडीपी $20 ट्रिलियन के आसपास है। जब तक आप अगर टैलेंट को बचाना चाहते हैं, अभी जी कम पैसे में किसी को काम करने में तकलीफ नहीं है। एनआरआई भारत से छोड़ के पैसे के लिए जा सकता है, वो या जाता ही है, लेकिन लौट के जब आने की सोचता है तो वो पैसे के लिए ये डिसीजन नहीं लेता कभी कि मैं पैसा नहीं मिलेगा तो मैं भारत नहीं जाऊंगा। नहीं, वो पैसा, उसको इतनी चिंता नहीं पैसे की, वो कमा चुका होता है 10 साल में। 10 साल में एक मेहनत करने वाला हिंदुस्तानी कहीं भी पैसा कमा सकता है वो, लेकिन आपको उसके इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, आपको उसके लिए रिवर्स कल्चरल शॉक का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, आपको उसको रिसर्च की फैसिलिटीज देना पड़ेंगी, आपको उसके आईआईटी या उसने किया है यहाँ पर, उसके बाद जो एक्सपीरियंस है उसका यूटिलाइजेशन दिखाना पड़ेगा उसको। चाइना में इस तरह के सेंटर हैं, एक्सीलेंस सेंटर, हुगाई सेंटर्स, जहां पे वो आके अपने आप को समर्पित कर सकता है, वो वहां पे काम कर सकता है, उसके काम का चाइना की फैक्ट्रियों में यूटिलाइजेशन होता है, चाइना के मार्केट रिसर्च में यूटिलाइजेशन होता है। वो उसको एसेट समझते हैं, उसको लायबिलिटी नहीं समझते, उसको एक हीन भावना की दृष्टि से नहीं देखते वो लोग। आप अपने बेटे को क्या हीन भावना की दृष्टि से देख के वापस बुला सकते हैं? नहीं बुला सकते आप। ये बड़ा ही गंभीर और इमोशनल मामला है और इसमें पूरे देश को एक बार चर्चा करनी चाहिए। अभी कुछ ही दिन पे कोई बात हो जाएगी तो एनआरआई तो देशद्रोही है। अरे काहे के देशद्रोही है यार? जब जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले पैसे तो हम ही लोग भेज रहे हैं। कौन 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 पैसे भेजने वाला है? मोदी जी $5 बिलियन के लिए अभी वो यूएई चले गए। एनआरआई $150 बिलियन साल भेज रहा है। अगर इतनी चढ़े तो मना कर दे, हमें नहीं चाहिए पैसे, हमें वो अधिकार चाहिए। और हाँ, हम लोग वाकई में हम बात करते हैं आपस में, लोगों से मिलते हैं, तो हम सब वापस आना चाहते हैं। हम कितना करते हैं उसको, बिल्कुल हम वापस आना चाहते हैं, देश में लौट के कुछ करना चाहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि भारत सरकार को एनआरआई प्रतिभाओं को, एनआरआई उद्यमियों को वापस बुलाने के लिए किसी एक विशेष योजना के ऊपर काम करना चाहिए। और नहीं, एक पूरी बात कर लूं, एक विशेष योजना पर अलग से काम करना चाहिए। दूसरे, भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत इस तरह सुधारनी चाहिए ताकि वो उद्यमिता को और साथ में अनुसंधान को, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को, इन सबको बहुत तेजी से बढ़ावा देती हुई दिखे। तभी एनआरआई आके यहाँ पर जो नया सेटअप बनाएगा, नई अर्थव्यवस्था बनेगी, तभी उसके अंदर शामिल हो पाएंगे। यानी इस पूरी समस्या का एक तो अल्पकालीन समाधान है, यानी तुरंत एक नया सेटअप बनाना चाहिए, विशेष योजना बनानी चाहिए, और एक दूरगामी समाधान है कि धीरे धीरे करके रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर निवेश बढ़ाया जाए, ताकि उसमें समय लगेगा थोड़ा करने से, थोड़ा, ताकि वो ऐसी परिस्थिति बनती चली जाए कि एनआरआईज को बड़े आराम से अपने देश में और विदेश में आवाजाही करने में कोई दिक्कत ना हो। मतलब उन्हें ये ना लगे कि भारत आना उनके लिए बहुत बड़ा घाटे का सौदा है, और यहाँ आकर दरअसल वो ना अपनी प्रतिभा के साथ न्याय कर पाएंगे, ना अपने कैरियर के साथ न्याय कर पाएंगे, ना अपने परिवार के साथ न्याय कर पाएंगे, और कुल मिलाकर भारत के साथ भी न्याय नहीं कर पाएंगे। जी अभय जी, इसमें सरकार को काम करने की आवश्यकता कम है, समाज को और परिवारों को काम करने की आवश्यकता ज्यादा है। जिस तरह से मैंने आपको बताया, जब हम लोग बाहर जाते हैं, हम कनाडा में सिस्टमेटिक एक कल्चरल पॉलिसी है, उसमें जो वहां सालों से माइग्रेशन हो रहा है। अच्छा अभय जी, मैं आपको और एक बात बताता हूँ, ये और एक समझने की बात है। कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूरोप, यहाँ पे 120 कंट्रीज के लोग रहते हैं। अकेले भारत के लोग या चाइना के लोग नहीं रहते। ये जगह टैलेंट पुलर है, अकेला वो भारत का टैलेंट पुल नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको पहले स्टैटिस्टिक्स बताया, अमेरिका में 11% मैक्सिकन है। वो अकेले, वो आप ये दिमाग से निकाल दीजिए कि भारत को ही बुला रहे हैं वो, या भारत के लोग ही अमेरिका जा रहे हैं। नहीं, पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं यहाँ पे। जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो यहाँ लाइफ स्टाइल है, जो यहाँ अपॉर्चुनिटीज हैं, वो कहीं नहीं।
क्या सुंदर पिचाई गूगल जैसी किसी भी कंपनी को भारत में रहकर चला सकते थे? कंपनी नहीं है। अगर सुंदर पिचाई को गूगल चलानी है तो भारत में चलानी पड़ेगी। उस दिन आप बात कर रहे थे एलोन मस्क साहब की, अभी कुछ दिनों में $4 ट्रिलियन उनकी खुद की नेटवर्थ हो जाएगी, जो भारत के जीडीपी से ज्यादा है। एक आदमी की खुद की व्यक्तिगत वेल्थ भारत की जीडीपी से ज्यादा है। ये केवल उन कंट्री में ही संभव है जहां पे अपॉर्चुनिटीज हैं, जहां पे समानता है, जहां पे डेमोक्रेसी है। यहां पे मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं। आपने बोला एक पॉलिसी बनानी चाहिए, मुझे लगता नहीं किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉलिसी की जरूरत है। सबसे पहले जरूरत छोटी छोटी चीजों को सही करने की और एक कॉन्फिडेंस देने की है कि पानी साफ मिलेगा। आप दिल्ली में आ जाएं, पानी पी लिया आपने। मेरे दोस्त मित्र की बेटी थी 5 साल की, उसने पानी पी लिया। अब पानी के अंदर कहीं से गटर का पानी मिल गया, अब वो बिटिया बीमार हो गई। अब किसी तरह से ये समझ में नहीं आ पा रहा था उनको कि ये हुआ क्या, क्योंकि सरकार बोल नहीं रही कि इसमें गटर का पानी है ये। अब आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि साहब ये तो कुछ हो गया, डॉक्टर रिसर्च कर रहा है, उसको पता नहीं चल रही सिम्टम्स क्या है क्यों नहीं है। वो यहाँ पर आए, वापस लौट के अमेरिका में उनका बहुत बड़ा मेडिकल का एक्सपेंस हो गया, क्योंकि डॉक्टर को समझ में नहीं आई कि ये बाद में पता चला कि ये तो गटर के पानी पीने से हो गया। सबसे बड़ी चीज है, आप शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और शुद्ध इंफॉर्मेशन अनफिल्टर्ड, हमको पता तो चले कि हम कितनी गंदगी वाली हवा है। AQI आ रहा है 800, आप बता रहे हैं 200। अगर 800 जा रहा है ठीक है, सब जगह चला जाता है, चाइना में, हांगकांग में, सब जगह जाता है, लोग फिर उस हिसाब से इंतजाम कर लेते हैं। जब तक इंफॉर्मेशन ही करेक्ट नहीं होगी तो हम क्या कर लेंगे? सबसे पहले तो आपको कुछ चीजों, बेसिक चीजों के लिए जिन पे एक समाज सरकार पर डिपेंड होता है, उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। मैं आप कितने भी पैसे वाले हों, आपने अपना घर अच्छा बना लिया, आपने अपनी सोसाइटी अच्छी बना ली, लॉक लगा लिया, आपने उसको गेटेड सोसाइटी बना ली, व्हाट्सएप ग्रुप बना लिए, अब आपके किसी भी 2 बिल्डिंग में आग लग गई, आप फायर ब्रिगेड तो नहीं खरीद सकते। फायर ब्रिगेड के लिए तो आपको सरकार पर डिपेंड रहना पड़ेगा। फायर ब्रिगेड ही नहीं है। मुंबई जैसे शहर में 16 मंजिल से ऊपर की फायर ब्रिगेड नहीं है। 50-50 मंजिल के, 80-80 मंजिल की बिल्डिंगें बनी हुई हैं। 16 मंजिल से ऊपर वाले रामलला के भरोसे हैं और नीचे वाले ट्रैफिक के। जिस दिन आग लगी, अभय जी, 90 सेकंड से लेके 120 सेकंड्स में फायर ब्रिगेड किसी भी अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप, लंदन, 911 पे कॉल होने के बाद पहुंचती है। मेरे बहुत से भारतीय मित्र हैं, मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं। कई NRI लोग हैं, वो अपने परिवारों को अपने इन देशों में छोड़ के इंडिया किसी पर्पस से या मजबूरी में चले जाते हैं, 5-10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए। उनको ये पता होता है कि अगर हमारे पीछे कुछ दिक्कत आई और हमारे परिवार ने 911 कॉल किया तो सब 90 सेकंड्स के अंदर वो वहां पहुंच जाएंगे, पुलिस, पैरामेडिक्स और फायर ब्रिगेड। यहाँ पे आप 7 बजे के बाद अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने दे सकते। नहीं अभी कुछ सिस्टमेटिक चेंज सरकार को और समाज को करने पड़ेंगे, और आपको एक टैलेंट है, उसकी वैल्यू समझना पड़ेगी। हम सब कंट्रीब्यूट करने को तैयार है, और किया है और करेंगे, सब कुछ करेंगे। अगली मोदी जी की कॉल NRI के सोने पे ही है। अभी ये सब पूरा वो बन गया है ढांचा, अब कुछ दिनों में वो एक बॉन्ड निकालने वाले हैं जो NRI लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलने वाले हैं। अगली नजर पूरी तरह से NRI के पैसों पे है। और आप देखना, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, इतना ज्यादा ओवर सब्सक्राइब करके भारत को फिर से एक बार हम सुदृढ़ता की दिशा में पहुंचाएंगे। कोई तकलीफ भी नहीं है, प्राउड फील होता है हम जब ये करते हैं। लेकिन हमारी सरकार से, समाज से इच्छा है या हमारी मांग है कि आप कुछ करें। हम अकेले पैसे भेजना, हम वो पुल से अकेले पैसे नहीं भेजना चाहते,
हम अपने परिवार को, अपने आप को, हमने जो है सीखा है उसको भी भारत में लेके आना चाहते हैं। और हजारों सालों की सभ्यता है भारत की, जो गीता, रामायण, गांधी, डेमोक्रेसी, अगर हम इसको किसी तरह से इस ब्रिज के जरिए भारत से ले जाकर इन कंट्री में देते हैं तो हमें प्राउड फील होता है। यही हमारा कर्म है, यही हमारा असली विशाल जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। आपके इस वक्तव्य में जज्बात भी हैं और आपके इस वक्तव्य में तथ्य भी हैं, आपके इस वक्तव्य में उम्मीदें भी हैं, और आप भारत की मदद करना चाहते हैं। आप जैसे तमाम अनिवासी भारतीय, इनको हम एनआरआई कहते हैं, वो भारत की मदद करना चाहते हैं, और आपने अपने आप को उन्हीं लोगों की कतार में खड़ा किया है जिन्होंने विदेश में उनको प्रशिक्षण प्राप्त हुआ, बौद्धिक, शैक्षिक, गांधी, नेहरू, इन सब लोगों को इनकी आप कतार में खड़ा किया। जिस तरह उन्होंने देश की सेवा की है, उस तरह आप लोग भी देश की सेवा करना चाहते हैं। और आप अभी मोदी जी अगर गोल्ड बॉन्ड बनाएंगे तो आप लोग सब उसको भी खरीदेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी। धन्यवाद जी, बहुत आपकी बहुत आपकी जो आवाज है, मुझे पक्का यकीन है नई परख के जरिए वहां तक पहुंचेगी जहां तक इस आवाज को आप पहुंचाना चाहेंगे। समाज तक तो गारंटी के साथ पहुंचेगी, सरकार तक धन्यवाद। कितनी पहुंचेगी इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता, वो सरकार की मर्जी के ऊपर निर्भर करता है। बहुत बहुत नहीं, धन्यवाद। अभी एक स्टेप है, रिवर्स कल्चरल शॉक का, अगर समाज और परिवार इस बात को गंभीरता से सोचें मैं और समझ समझें, गया आपकी बात। वो तो संदेश समाज तक पहुंचेगा ही, मतलब जो है। बहुत लेकिन आपने जरूरी है। सरकार के लिए संदेश दिया है वो मुझे नहीं पता है। वो सरकार अगर चाहेगी तो संदेश को ग्रहण करेगी। सरकार जब अगली बार गोल्ड बॉन्ड लेके आएगी तो हम एनआरआई सरकार से निगोशिएट करेंगे। हम अकेले पैसे भेजने के लिए तैयार नहीं है इस बार, हमारे खुद के आने का इंतजाम भी कराइए आप, बिल्कुल ठीक बात। जिससे कि हम अच्छे शहर, अच्छे जगह, अच्छी हवा में अपनी काम कर सके, रह सके वापस देश में। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी। बहुत बहुत उम्दा किस्म की चर्चा हुई, बिल्कुल नए तरह की चर्चा हम लोगों ने की। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद।